जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब वीडियो को अंत तक देखें और बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। अगर आपको वीडियो अंत में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश और डी हरियाणा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है। दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, तो आप याद रखें, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन किया गया है इस मेले का, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के गौरवशाली 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस वर्ष स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि त्योहार के शुभ अवसर पर राज्य के लोगों को सम्मानित किया गया। दोस्तों, तो अब हमने हिमाचल प्रदेश की तरफ एक नज़र डालेंगे। यह उत्तर भारत का स्थित एक राज्य हिमाचल प्रदेश, जिसकी दो राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और यह 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना। दोस्तों, यहाँ के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। दोस्तों, यहाँ का अगर उच्च न्यायालय देखें तो शिमला में हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है, और हिमाचल प्रदेश की सीमा देखें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और तिब्बत से इसकी सीमाएं टच करती हैं। दोस्तों, दोबारा बोले दे रहा, याद रखना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और तिब्बत से इसकी सीमाएं टच करती हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के उपनाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क देखें तो पिन घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रेणुकब्जी नेशनल पार्क, और दोस्तों चैलब जीव अभ्यारण्य, चैल वन्य जीव अभ्यारण्य, कालाटोप खजियार वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आप याद रखें। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ही भाखड़ा नागल बांध स्थित है, जो सतलज नदी पर है, और आप याद रखें यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य था, तो यह भी याद रखें, यह महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, पूछे जाते हैं कि देश का पहला राज्य कौन था जिसने नई शिक्षा नीति लागू की, तो हिमाचल प्रदेश। और देश का पहला डिजिटल विधानमंडल भी हिमाचल प्रदेश में ही खोला गया था, तो देश का पहला डिजिटल विधानमंडल हिमाचल प्रदेश। और अखिल भारतीय स्तर पर आपातकालीन संख्या 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है, तथा विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। दोस्तों, देश का पहला स्की पार्क शिमला जिले के कुफरी में, हिमाचल प्रदेश के ही शिमला जिले के कुफरी में खोला गया था, तो यह भी याद रखें। और भारत का पहला राज्य जहां हर घर में एलपीजी कनेक्शन है। दोस्तों, यह जो पहले यहाँ के फैक्ट हैं आप बहुत अच्छे से याद रखें, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य, देश का पहला डिजिटल विधानमंडल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, अखिल भारतीय स्तर पर आपातकालीन संख्या 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य, और देश का पहला स्की पार्क शिमला जिले के कुफरी में हिमाचल प्रदेश में, भारत का पहला राज्य जहां हर घर में एलपीजी कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, अगर हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो धमान, छपेली, महातू, नती, डोगी, चंबा और थाली यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तथा पर्यटन देखें अगर यहाँ के पर्यटन स्थल, तो चंबा घाटी, धर्मशाला, कुफरी, मनाली, कुल्लू, शिमला यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। दोस्तों, यहाँ पर यह पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ दर्रे भी बहुत हैं और पूछे जाते हैं दर्रे, तो लगभग यहाँ 50 दर्रे हैं, लेकिन प्रमुख हमें 3 पढ़ने होते हैं भाई, आप याद रखें, बाड़ा लाछा, छिपकला और रोहतांग प्रमुख 3 दर्रे, ये बहुत अच्छे से याद रखें। शायद लगता है हिमाचल प्रदेश से बहुत हो गया। आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वामी चिदवानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी रमेश पोखरियाल निशंक
और डी थावरचंद गहलोत। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी चिदवानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है। दोस्तों स्वामी चिदवानंद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के थिरुपरेठर्रे में रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक हैं। तो दोस्तों याद रखें कि यह रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक हैं कौन? चिदवानंद जी महाराज, जिनकी किंडल महाभारत के किंडल संस्करण को लॉन्च किया है किन्होंने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नाम के से एक नया कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए टाटा मोटर्स, बी मारुति मोटर्स, सी होंडा मोटर्स और डी हीरो मोटर्स। तो दोस्तों आपको बता दें, पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नाम से एक नया कार्यक्रम टाटा मोटर्स द्वारा चालू किया गया है। व्हील्स ऑफ लव एक समग्र कार्यक्रम है जो कार्यबल में माता पिता का समर्थन करता है। यह सभी स्तरों में संगठन के भीतर देखभाल, समावेश और संवेदीकरण के प्रगतिशील संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक कदम है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ अगर नजर डालेंगे तो टाटा मोटर्स का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके वर्तमान सीईओ गुंटर बुचिक हैं। और जो व्हील्स ऑफ लव एक कार्यक्रम है, यह नए बनने वाले माता पिता या बन रहे माता पिता जो होते हैं, नव दंपत्ति होते हैं, उनके लिए एक कार्यक्रम है जिससे वह अपनी ज़िंदगी में अच्छे से समावेश बिठा सकें और अच्छे से अपना फ्यूचर निर्धारित कर सकें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू CGETI की अध्यक्षता किस देश ने की है? आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी रूस, सी चीन और डी भारत। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हुई ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों की अध्यक्षता भारत ने की है। हमारे देश भारत ने ब्रिक्स का 2021 के लिए विषय ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंटरेक्ट ब्रिक्स सहयोग है। दोस्तों भारत ने ब्रिक्स CGETI 2021 के लिए कार्यक्रम का कैलेंडर प्रस्तुत किया। इसमें डिलीवरेबल्स के प्राथमिकता वाले क्षेत्र, सेवा सांख्यिकी पर MSME राउंड टेबल सम्मेलन, कार्यशाला का दायरा और ब्रिक्स व्यापार मेला शामिल है। दोस्तों ब्रिक्स की तरफ अगर नजर डालें तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स के सदस्य हम BRICS से भी लगा सकते हैं। बी से ब्राजील, रूस से, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। दोस्तों पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक 20 सितंबर 2006 को हुई थी। तो यह भी याद रखें कि पहली मंत्री स्तरीय बैठक 20 सितंबर 2006 को हुई, जबकि संपर्क समूह की पहली बैठक जो आर्थिक और व्यापार के मुद्दों के लिए थी उसकी पहली बैठक 2021 में हुई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, देश में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए सरकार ने निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने में नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए मेरा देश, बी मेरा हक, सी मेरा राशन और डी मेरा भोजन। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेरा राशन नाम से देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए सरकार ने निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने में नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए मेरा राशन नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों अभी आप याद रखें, क्वेश्चन आपको पढ़ने में लंबा जरूर लग रहा होगा लेकिन उसमें भी आपके लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो भाई याद रखें कि भारत सरकार ने मेरा राशन अगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो क्यों किया है और उसके लाभदायक किसको लाभ होगा यह भी ध्यान रखें। यह ऐप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों, उचित मूल्य की दुकान के डीलरों और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच विभिन्न वन नेशन वन राशन कार्ड संबंधित सेवाओं की सुविधा के लिए सरकार द्वारा NIC के सहयोग से विकसित किया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि भारत सरकार ने यह ऐप मेरा राशन किसके सहयोग से विकसित किया है? NIC के सहयोग से। और इससे लाभार्थी कौन होंगे? उचित मूल्य के दुकान के डीलर होंगे, साथ में अपने जो नेशनल खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी लोग हैं उनको, और प्रवासी लाभार्थियों के लिए भी इससे लाभ मिलेगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने
नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग NTIPRIT द्वारा संचालित 5G तकनीक पर एक नया ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। आपके ऑप्शन है ए सूचना एवं प्रसारण विभाग, बी शिक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय और डी दूरसंचार विभाग। तो दोस्तों आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा संचालित 5G तकनीक पर एक नया ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम 36 घंटे लंबा है और प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 12 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों एक हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, और हर दिन 1 घंटे, तो 3 घंटे के हिसाब से 12 सप्ताह में 36 दिन में यह 36 घंटे का कार्यक्रम हो जाएगा, आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागियों को सत्र मिस करने पर सत्र को रिकॉर्ड करने की अनुमति भी दी जाएगी। पाठ्यक्रम के तहत कवर किए जाने वाले विषय 1G से 5G तक का विकास। सबसे पहले तो यह बताया जाएगा कि कैसे फर्स्ट जी आया, उसके बाद कैसे आज 5G का एरा आ चुका है, उसके बाद 5G का परिचय, मानकीकरण निकाय, समय रेखा और रोड मैप, IMT 2020 दृष्टि और आवश्यकता, 5G के लिए स्पेक्ट्रम, नया रेडियो वास्तुकला, परिनियोजन वैकल्प, वैश्विक प्रक्षेपण, 5G उपकरणों की उपलब्धता और मामलों की उपयोग, यह सब विषय इस सर्टिफिकेट के तहत पढ़ाए जाएंगे। और यह सर्टिफिकेट दूरसंचार विभाग द्वारा चालू करवाया गया और किसके सहयोग से? नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। दोस्तों याद रखें। और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए विनायक बहुगुणा, बी पल्लव मोहपात्रा, सी पवन बैरागी और डी गोपाल सिंह। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड ARCIL ने पल्लव मोहपात्रा को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले मोहपात्रा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO थे। CBOI के MD और CEO के रूप में पदोन्नत होने से पहले वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रेस एसेट्स मैनेजमेंट ग्रुप के उप प्रबंध निदेशक थे। तो दोस्तों याद रखें कि यह पहले स्टेट बैंक में भी वर्क कर चुके हैं, सेंट्रल बैंक में, और नाउ यह एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड में यह काम कर रहे हैं, और वो भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में। ARCIL की स्थापना 2002 में की गई थी, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2002 में की गई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड नेताओं का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन आभासी मोड में हुआ है। इस सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भोपाल में देश भर के कारीगरों तथा शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी शिवराज सिंह चौहान और डी नरोत्तम मिश्रा। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में देश भर के कारीगरों तथा शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में यह उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए रोजगार एवं सशक्तिकरण का एक मंच साबित हुआ है। दोस्तों याद रखें, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। उससे पहले आप यह भी याद रखें कि यह हुनर हाट का 27वां संस्करण था। जो आपकी प्रश्न में मेंशन है उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि कई बार संस्करण ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा संस्करण था, तो 27वां संस्करण था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कई सुविधाओं तक का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली एम्स, बी एम्स भोपाल, सी एम्स चेन्नई और डी एम्स बिहार। तो दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में एम्स भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में
कई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। तो एम्स भोपाल में किया है दोस्तों, याद रखें। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने इन सुविधाओं के उद्घाटन के साथ प्रशासनिक ब्लॉक की आधारशिला रखी और एम्स भोपाल के सभागार को समुदाय को समर्पित किया। तो दोस्तों यह तीनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद रखें कि एक तो बहुत सारी सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है, दूसरा प्रशासनिक ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है, और तीसरा एम्स भोपाल के सभागार को समुदाय को समर्पित किया गया है। यह तीनों किनके द्वारा हुए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ। देखते हैं आज का अगला आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी भारत और डी श्रीलंका। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। श्रीलंका सरकार ने बुर्का पर रोक लगाने के लिए देश के साथ देश में 1000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर ली है। श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरत वीरशेखरा ने यह घोषणाएं की हैं। तो याद रखें दोस्तों कि श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री कौन है? शरत वीरशेखरा, और उन्होंने ही यह घोषणाएं की हैं। यह कदम श्रीलंका सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से उठाए हैं। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम श्रीलंका की तरफ। तो भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका भारत की मुख्य भूमि से मात्र 31 किलोमीटर दूर है। दोस्तों श्रीलंका के अगर नाम का इतिहास देखें तो श्रीलंका का 1972 तक नाम सीलोन था। उसके बाद इसका नाम बदलकर लंका रख लिया जाता है, और 1972 से 1978 तक श्रीलंका को लंका नाम से जाना जाता है। फिर 1978 से आज तक 1978 में इसके नाम के आगे सम्मान के तौर पर श्री और लगा लिया जाता है, और 1978 से आज तक इसे श्रीलंका के नाम से जाना जा रहा है। अगर हम श्रीलंका की राजधानी देखें तो जयवर्धनेपुरा कोट्टे यहाँ की राजधानी है, और पहले यहाँ की राजधानी कोलंबो थी। दोस्तों याद रखें। साथ ही अगर श्रीलंका के राष्ट्रपति देखें तो गोतबिया राजपक्ष यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तथा यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है मुख्य मुद्रा। दोस्तों याद रखें कि पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। तो आप यह भी बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि पाक जल संधि पूछी जाती है और लोग पाक से पाकिस्तान समझ के टिक कर देते हैं। तो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और फिर से निवेदन है कि प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।